एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर दिया था, बट उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी मैंने आपको जो समझाया था वो था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। उसके मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बताए थे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आपको एकदम थरोली मैंने बताया था आपको सारे सब्जेक्ट में। आप चाहे सॉम पढ़ लो, आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ लो, आप आरसीसी पढ़ लो, आप स्टील पढ़ लीजिए, चारों सब्जेक्ट्स में आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कहीं ना कहीं पर हमेशा आपका यूज़ होगा ही होगा। वो जो स्टैंडर्ड मैंने जो आपको रिजल्ट्स लिखवाए थे उसके यूज़ हर जगह पे होंगे, इवन आरसीसी में भी होगा, इवन आपके स्टील में भी होगा, कहीं ना कहीं उसका यूज़ आता ही आता है। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाले में पूरे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको अच्छे से लिखवाए थे, उसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट करूँगा अपना मेन जो था मॉड्यूल 2 फोर्स मेथड में। सबसे पहला मेथड जो यूज़ करूँगा मैं, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, वो है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे बेसिक जो मैं बोलूँगा मेथड है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए फोर्स मेथड में, वो है आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में। इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बेसिक डिज़ाइन प्रोसीजर बता के। ठीक है, इसको हमें करना कैसे है तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपसे इसके प्रोसीजर क्या है। तो टोटल मिला के मैं बोलूँगा इसमें 4 स्टेप्स आपको करने हैं। 4 स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, स्टेप नंबर 1 में आपको एनालाइज करना है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी है। मतलब आपको क्या बताना है कि सबसे पहले वाले स्टेप में जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया गया ना, तो वहां से पता कर लो कि उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या फाइंड आउट करोगे आप, डीएस फाइंड आउट करोगे। हमारा पूरा एंटायर जो मॉड्यूल 1 था वो इनडिटरमिनेसी पे हम डील कर रहे थे, हमें डीएस और डीके के बारे में हमें निकालना बहुत अच्छे तरीके से अब आता है। तो इसके पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है, डीएस निकालना है। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितने डिग्री से वो क्या बन रहा है, इनडिटरमिनेट बन रहा है, और उसमें कितने रिएक्शन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके रिडंडेंट रिएक्शन हो जाएंगे। मतलब जितने आपका डीएस की वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए जैसे आपके पास 1 है डीएस की वैल्यू, इसका मतलब क्या आपके पास कि उस स्ट्रक्चर में एक रिएक्शन ऐसा है जो उस स्ट्रक्चर को क्या बना रहा है, वो रिडंडेंट बना रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट बना रहा है। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडंडेंट रिएक्शन। अगर मान लीजिए डीएस की वैल्यू 2 आ गई तो उस स्ट्रक्चर में हमारे टोटल 2 रिएक्शन ऐसे हो जाएंगे जो कि क्या हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे, और उस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, वो इनडिटरमिनेट बना देंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा डीएस फाइंड आउट करने का। सेकेंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, remove the redundant reaction, remove the redundant reaction and find out the displacement डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों चीज हो जाएगी, या तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब या तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा आपका स्लोप। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा और डेल्टा। in the direction of the redundant reaction। ठीक है, तो मैंने सेकेंड स्टेप में क्या बोला कि आपके पास जो भी आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें से आप क्या करना कि जितने भी आपके रिडंडेंट फोर्सेस रहेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए जितने भी रिडंडेंट रिएक्शन होगा, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास कैसा है, वो रिडंडेंट रिएक्शन है, तो आप उसको हटा दो, और जो लोडिंग जो रहेगा उसके कारण आपको जो डिफॉर्मेशन कर्व मिलेगा, आप वहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बोला मैंने, या तो स्लोप या फिर डिफ्लेक्शन डेल्टा। अब हमेशा याद रखना, अगर आपका फोर्स जो है, फोर्स क्या है आपका, अगर आपने रिडंडेंट जो माना है रिएक्शन को, वो किसको माना है, आपने किसी फोर्स को माना है, तो आप वहां पे डिस्प्लेसमेंट में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या, डेल्टा। अगर आप मान रहे हैं कि आपके पास मोमेंट को आप क्या मान रहे हैं, रिडंडेंट, अगर आप मोमेंट को क्या मान रहे हैं, रिडंडेंट, तो वहां पर आप फाइंड आउट क्या करेंगे, आप स्लोप को फाइंड आउट करेंगे, मतलब थीटा को। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बस सुन लीजिए, सारे स्टेप्स बस नोट डाउन कर लीजिए,
और समझते जाइए, जब हम क्वेश्चन जब एनालाइज करेंगे तब आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आते जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टेप को क्या बोला मैंने, रिमूव द रिडंडेंट रिएक्शन एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि ये रिडंडेंट रिएक्शन को अगर आप फोर्स मान रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या निकालेंगे, आप डेल्टा। अगर आप रिडंडेंट रिएक्शन को अगर आप मोमेंट मान रहे हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट में क्या निकालेंगे, थीटा। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, रिमूव करना है किसको, रिमूव द अप्लाइड लोड, रिमूव द अप्लाइड लोडिंग एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट in the direction of the loading, क्लियर है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में हम किसको रिमूव कर रहे थे, हम रिडंडेंट रिएक्शन को, उसको हम रिमूव कर रहे थे और हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे थे। थर्ड स्टेप में आपको किसको रिमूव करना है, आपको रिएक्शन को नहीं, आपको किसको रिमूव करना है, आपको लोडिंग को रिमूव करना है और उसके बाद क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में, इसका जो लास्ट स्टेप रहेगा, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ऑब्टेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ऑब्टेन क्या करना है आपको, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एंड फाइंड आउट द रिडंडेंट रिएक्शन, अब बहुत लोग तो बोर हो गए होंगे कि क्या लिखवा रहे हो, क्या बोल रहे हो, रिडंडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, अभी तक समझने की नीड भी नहीं थी, क्योंकि समझते कब है हम, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी बस मैंने बोला था अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आप बस ये 4 स्टेप को अभी बस देख लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला मैंने, डीएस निकाल लो। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला कि जो इसमें जो भी आप रिडंडेंट रिएक्शन मानोगे उसको हटा देना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेना। फिर उसके बाद बोला मैंने अप्लाइड लोडिंग को हटा देना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर देना। और फोर्थ स्टेप में हम जो शुरू से हम जो बात कर रहे थे ना, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होता है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, तो अब यूज होगा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का, ठीक है। तो यहां तक ये 4 पॉइंट आप नोट कर लो, मैं अब आपको क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इनडिटरमिनेट बीम में अगर मैं कोई स्ट्रक्चर में बीम की बात करूं तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बीम का जो होता है इनडिटरमिनेट वाला, वो होता है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है बता चुका हूं मैं पहले, एक साइड उसका कैसे रहेगा, फिक्स्ड। अगर एक साइड फ्री रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर। लेकिन अगर मैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोल रहा हूं तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक रोलर सपोर्ट लगा देना है, ठीक है। मैं लोडिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि यहां पर क्या लगा आपका, यूडीएल लगा हुआ है, क्लियर। चलिए इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी, जो यूडीएल है इसको मैं बोल रहा हूं डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का आपको क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है, क्लियर। टोटल अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ मैं बोल रहा हूं टोटल कितना है आपका, एल इसका स्पैन की लेंथ है, क्लियर। स्टार्ट करें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको क्या करना है हमें, एनालाइज द स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एनालाइज द स्ट्रक्चर। अब एनालाइज द स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है आपको स्ट्रक्चर का आपको क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। आपको स्ट्रक्चर का क्या बनाना है, पूरा बीएमडी बनाना है। तो बीएमडी बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, बीएमडी बनाने के लिए आपको सारे रिएक्शंस पता होने चाहिए। सारे रिएक्शंस स्ट्रक्चर में सपोर्ट के जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो सारे रिएक्शंस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहले
ये आपके पास बीम है, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज द यूडीएल। क्लियर? रिएक्शंस बताएंगे, रिएक्शंस कितने कितने आएंगे। चलिए आप बोलेंगे कि यहां पर मेरा ये फिक्स सपोर्ट है तो यहां पर 3 रिएक्शन आएंगे, ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे कि यहां पर ये फिक्स्ड है तो यहां पर कितने रिएक्शन आएंगे, मेरे पास 3 रिएक्शन आएंगे। ये मेरे पास क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो यहां पर कितने रिएक्शन आने चाहिए, मेरे पास 1 रिएक्शन आने चाहिए। बट याद करिए मैं आपको स्टार्टिंग में जब मॉड्यूल 1 के जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था उसमें क्या बोला था मैं, व्हेन द सपोर्ट्स आर एट सेम लेवल, ठीक है, वर्टिकल लोडिंग भी दिख रहा है आपको, यूडीएल कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली एक्ट करेगा, किसी एंगल पे एक्ट तो करेगा नहीं, वर्टिकल लोडिंग भी है, सपोर्ट्स भी सेम लेवल पे है और ये बीम भी है, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका जो हॉरिजॉन्टल वाला जो आपका ये आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आएगा उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आएगा उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। आप पहला वाला वीडियो निकालिए, मॉड्यूल 1 का वीडियो निकालिए, उसमें मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था कि अगर आपके पास बीम है, आपको वर्टिकल लोडिंग है, अब आप बोलोगे वर्टिकल लोडिंग तो दिख नहीं रही है सर, यूडीएल दिख रहा है, तो वर्टिकल यूडीएल भी वर्टिकल लोडिंग है, किसी एंगल पे थीटा पे थोड़ी लग रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड पुश कर रहा है ना उसको। सिर्फ एक कंसंट्रेटेड लोड का मतलब वर्टिकल लोडिंग नहीं हो जाता है, यूडीएल भी कैसे एक्ट कर रहा है, पूरा वर्टिकली एक्ट कर रहा है। अगर किसी एंगल पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम बोलते हैं जनरल लोडिंग, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो हॉरिजॉन्टल वाला जो रिएक्शन था उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो यहां पर अब टोटल कितने आपके पास रिएक्शन हो गए, आपके पास कितने रिएक्शन हो गए, 3। क्लियर? तो सबसे पहले मेरा जो सबसे पहला स्टेप है, प्रोसीजर में आओ इधर, तो यहां पर सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले स्टेप में बोला था आप सबसे पहले इसका डीएस निकाल दो, ठीक है। चलिए डीएस निकालते हैं, रिएक्शन का नाम ले लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं MA क्योंकि मोमेंट है, इसको हम बोल देते हैं RA क्योंकि रिएक्शन है, इसको हम बोल देते हैं RB क्योंकि अगेन ये क्या है, रिएक्शन है। टोटल स्पैन लेंथ को मैं बोल रहा हूँ L। क्लियर है? चलिए पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं आपको बोला कि इसमें सबसे पहले क्या निकालना है आपको, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डीएस निकालना है। तो भाई डीएस का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, DSE प्लस DSI। क्लियर? अच्छा DSE, सबसे पहले अगर मैं DSE बोलूंगा तो DSE का फॉर्मूला क्या होता है, RE माइनस E, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। चलिए RE बताइए कितना आ रहा है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितना आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे, 3 आएंगे कि 2 आएंगे, इसमें आएंगे 2, क्योंकि आपका जो समेशन fx इक्वल्स टू 0 है वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, सिंस क्योंकि यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल वाले रिएक्शन को ही मैंने क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, तो यहां पर E की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो जो यहां पे 3 लिख रहे हैं वो गलत है। तो DSE की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1, तो यहाँ पे DSE की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 1। अगर मैं DSI की बात करूंगा तो DSI हमें कितना मिल जाएगा, 3C। कोई क्लोज लूप है क्या इसमें, ये तो बीम है, कोई क्लोज लूप आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। C की वैल्यू कितनी है, 0, तो टोटल आपके पास DSI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो DS की वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रही है। अब 1 तो मेरा पहला स्टेप तो मैंने निकल गया कि मैंने DS मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें एक DS की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये जो 3 रिएक्शन है, 3 रिएक्शन में आप क्या करोगे, इसमें से एक रिएक्शन कैसे आपका रिडंडेंट है, वो एक रिएक्शन क्या बना रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वो इसको इनडिटर्मिनेट बना दिया है, ठीक है। तो हम मतलब अगर आप नॉर्मल अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे तो अब तो हमारे पास 2 है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कौन कौन सी, समेशन Fy इक्वल्स टू 0 और समेशन मोमेंट इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे समेशन Fx इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं है, तो मैंने पहले नोट लिखवाया था जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो होता है वो इन केस ऑफ बीम, वर्टिकल लोडिंग और सपोर्ट सेम लेवल पे है, तो हॉरिजॉन्टल को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो 2 रिएक्शन है हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन में, तो उसके कारण हम सिर्फ 2 इक्वेशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे, कोई से भी 2 इक्वेशन। इसका मतलब एक इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, रिडंडेंट इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन बन जाएगा, एक रिएक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, रिडंडेंट हो जाएगा। अब ये तीनों में से आपकी मर्जी है, आपको जो मानना है आप क्या कर लो उसको, ये तीनों में से आप क्या कर सकते हो, तीनों में से किसी भी एक को आप रिडंडेंट मान सकते हो। लेकिन अगर आप RA को अगर आप रिडंडेंट मानोगे तो आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप RB और MA में से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी हम रिडंडेंट मान सकते हैं। तो पहले मैं आपको RB को बता देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, लेट
मैं बोल रहा हूँ लेट आर बी, क्या मान लिया मैंने इसको, मैंने रिडंडेंट मान लिया। ठीक है, मैंने आरबी को क्या मान लिया, रिडंडेंट रिएक्शन मान लिया। तो पहला स्टेप हो गया हमारा, स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। डीएस मैंने निकाल लिया, मुझे पता चल गया रिडंडेंट रिएक्शन कौन सा है। नेक्स्ट मैं कौन सा स्टेप करूंगा, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या बोला था मैंने, रिमूव द रिडंडेंट रिएक्शन। रिमूव द रिडंडेंट रिएक्शन, हमारे इस केस में रिडंडेंट रिएक्शन हमने किसको माना है, आरबी को माना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, आरबी को हम रिमूव कर देंगे एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आप मेरे को बताओ डेल्टा आप फाइंड आउट करोगे कि थीटा, तो डिपेंड करता है कि आपने जो रिडंडेंट माना है वो फोर्स को माना है कि मोमेंट को माना है। तो अभी इस केस में मैं किसको मान रहा हूं, मैं रिडंडेंट किसको मान रहा हूं, मैं यहां पर इधर देखिए, मैंने आरबी को मैंने क्या माना है, रिडंडेंट। आरबी कैसा दिख रहा है आपको, फोर्स दिख रहा है। तो सिंस ये फोर्स दिख रहा है तो आप डिस्प्लेसमेंट में आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, रिमूव द रिडंडेंट रिएक्शन एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिडंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने आरबी को मैंने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2, ठीक है, रिमूव क्या बोलूंगा मैं, रिमूव आरबी एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फाइंड आउट करूंगा मैं, डेल्टा की थीटा। सिंस मेरा आरबी फोर्स है तो मैं क्या निकालूंगा, मैं यहां पर डिफ्लेक्शन निकालूंगा, डेल्टा बी 1 बोल देता हूं मैं स्टेप नंबर 2 वाले को। ठीक है, तो अब मेरा जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, क्लियर। अब यहां पर मेरा जो आरबी जो आ रहा था ना, यहां पर मेरा जो सपोर्ट जो था उसको मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो यहां पर कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं, ये वाला एंड कैसा हो जाएगा, अब फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन क्या क्या आएंगे यहां पर, यहां पे आएगा MA और यहां पर क्या आएगा RA। मैंने क्या कर दिया, रिमूव क्या कर दिया मैंने, RB। तो यहां पर मेरा RB अब नहीं आएगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा B निकालना है। मुझे क्या निकालना है, डेल्टा B1। तो देखिए लोड लग रहा है यहां पर कैंटिलीवर का, यूडीएल का लोड लग रहा है। अगर आप डिफॉर्मेशन कर्व बोलेंगे तो कैसा आएगा इसका डिफॉर्मेशन कर्व, ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो B पहले इधर था अब ये नीचे आ गया, तो आपका जो डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा B1, उसकी वैल्यू पता है क्या आपको, मैंने लिखवाया था ये वाला केस स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा B1, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन आप निकालोगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पिछले वाले वीडियो से आप देखना, ये वाला केस मैंने सबसे पहले कैंटिलीवर के मैंने 3-4 केस लिखवाए थे, उसमें आप ये वाला केस निकालना और मेरे को बताना डेल्टा B कितना है वहां पे। तो आपको मिलेगा WL4/8EI। ठीक है, डाउनवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं अपवर्ड अगर जाएगा तो मैं उसको नेगेटिव ले लूंगा। ठीक है, तो ये कैसा है, ये मेरा आ रहा है डिफ्लेक्शन, कैसा आ रहा है मेरा, डाउनवर्ड। क्लियर है, ये कहां से आई ये वाली वैल्यू, पिछले वाले वीडियो में आप चेक करिए, उसमें मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिखवाया हुआ है। तो ये वाले केस में जो डेल्टा B है उसकी वैल्यू कितनी होती है, WL4/8EI। क्लियर है, मैंने डेल्टा B1 निकाल लिया। अब जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या बोलते हैं अब इधर आइए। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखवा था हमने, स्टेप नंबर 3 में मैंने बोला था रिमूव द अप्लाइड लोडिंग। ठीक है, अब मेरे को किसको रिमूव करना है, मुझे लोड को रिमूव करना है, रिडंडेंट को वापस से प्लेस करना है एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लोडिंग। ठीक है, स्टेप नंबर 3 देखते हैं अब। तो अब इसमें बोल रहा है कि रिमूव द लोडिंग, ठीक है, अप्लाई redundant reaction, apply redundant reaction and find the displacement due to it, and find the displacement that is delta B2 बोल दे रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं, डेल्टा B2।
चलिए अब इसका डायग्राम बना के मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास डायग्राम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो मेरा जो लोड लगा था, मेरा जो लोड लगा है कौन सा है, यूडीएल है। अब मैं यूडीएल को क्या बोल रहा हूँ, मैं रिमूव द लोड बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यूडीएल को नहीं लगाऊंगा। और अप्लाई द रिडंडेंट रिएक्शन बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं कौन से वाले रिएक्शन को लगाऊंगा, मैं वापस मैं आरबी को लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वापस मैंने क्या किया, आरबी को मैंने पुट कर दिया इधर, मैंने वापस से आरबी को मैंने क्या किया, इधर पुट कर दिया। और ये मेरा ए पॉइंट था, ठीक। अब मेरे को बताइए इसके कारण आपका डिफ्लेक्शन आएगा कुछ? बिल्कुल आएगा। कैसे? डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसे मूव करेगा? अब देखिए कैंटिलीवर बीम है ये, ठीक है। अब एक कैंटिलीवर बीम मान के चलिए और यहाँ पर एक पॉइंट लोड जा रहा है, एक्चुअली प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो ये ऐसा आएगा यहाँ पर डिफ्लेक्शन कर। तो मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का सबसे पहला जो केस बताया था वो कैसा बताया था मैंने? सबसे पहला वाला केस मैंने बताया था, कैसे बताया था वो, यहाँ पर आपका पी लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन डायग्राम ऐसे आ रहा है। तो मैंने डेल्टा बी आपको क्या बताया था, पी एल क्यूब अपॉन 3EI, ये समझाया था मैंने, ठीक है। ये मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मैंने केस बता रहा हूं। अब ये पी को मैंने डाउनवर्ड साइड लगा दिया, ठीक है, सॉरी मतलब ये अपवर्ड साइड क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो ये इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डेल्टा B2 बोल दे रहा हूं। अब डेल्टा B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PL क्यूब अपॉन 3EI की जगह मैं P की जगह क्या पुट कर रहा हूं यहाँ पे, RB। तो इसको मैं चलो अपवर्ड जा रहा है तो मैं माइनस ले रहा हूं, ये हो जाएगा RB L क्यूब अपॉन 3EI। क्लियर? तो यहां पर ये कैसा आ जाएगा, RB L क्यूब अपॉन, सिंस ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो मैं इसको अपोजिट साइन ले रहा हूं जो मैं सेकंड स्टेप में जो किया था। क्लियर है? तीनों स्टेप क्लियर है? सबसे पहले स्टेप में क्या निकाला मैंने, स्टेप नंबर 1 में मैंने ds निकाला, ds की वैल्यू मेरी कितनी आई, 1। इसका मतलब 1 में मतलब तीनों में से एक रिएक्शन क्या आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रिडंडेंट रिएक्शन। मैंने किसको मान लिया, मैंने आरबी को मैंने रिडंडेंट रिएक्शन मान लिया। स्टेप नंबर 2 में बोल रहा था रिमूव द रिडंडेंट रिएक्शन एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द अप्लाइड लोडिंग। तो ये लोड मैंने लगाया, आरबी को मैंने रिमूव किया, इसके कारण मेरा जो डेल्टा आ रहा है वो डेल्टा की वैल्यू मैंने लिख दी है। कहाँ से आई ये वाली वैल्यू, कहाँ से आई, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के पिछले वाले जो टेबल बनाया था वहां से आई है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है कि रिमूव द लोडिंग, रिमूव द अप्लाइड लोड, मतलब मैंने यहाँ से यूडीएल को रिमूव कर दिया एंड अप्लाई द रिडंडेंट रिएक्शन। तो मैंने वापस मैंने जो आरबी था उसको मैंने पुट किया, इसके कारण मेरा जो डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब आते हैं हम किस में, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, ऑब्टेन द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोल रहा है और फाइंड आउट करना है हमें क्या, जो भी आपका रिडंडेंट रिएक्शन। नेक्स्ट अपन स्टेप नंबर 4 देखते हैं यहाँ से। चलिए स्टेप नंबर 4 का स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला, ऑब्टेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। फाइनली हम अराइव हो गए हमारे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, जो मैं इतने टाइम से मैं चिल्ला रहा था कंपैटिबिलिटी कंपैटिबिलिटी। तो हम फाइनली हम स्टेप नंबर 4 में देखेंगे कि ऑब्टेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन एंड फाइंड आउट द रिडंडेंट रिएक्शन। तो हमने रिडंडेंट रिएक्शन किसको माना हुआ है, हमने आरबी को माना हुआ है। तो हमें अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, आरबी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को क्या बोलूंगा मैं, तो स्टेप नंबर 4 है हमारा ऑब्टेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये हमारा स्ट्रक्चर था, एक्चुअली में हमारा स्ट्रक्चर ये था। अब मेरे को बताइए जब भी आप लोड लगाएंगे यहाँ पर, अभी हमारा लोडिंग कैसा है, यूडीएल है, जब भी आप यहाँ पे लोड लगाएंगे ये पॉइंट बी कभी डिफ्लेक्ट करेगा क्या, क्योंकि ये तो सपोर्ट है ना, ये लोड नीचे लगाने की कोशिश कर रहा है बट ये कभी नीचे आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर आपको बना के दिखाऊं तो इसका कर्व कैसे बनेगा आपको, ये यहां से ये ऐसा जाएगा, यही तो कर्व आएगा ना, ये वाले पॉइंट पे कभी डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो मतलब आपका सिंस यहाँ पे सपोर्ट है,
बी पॉइंट पे सपोर्ट है, तो फाइनली आपका जो डेल्टा जो बी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0 आएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2 जो हमने स्टेप नंबर 2 और 3 में निकाला है, दोनों का समेशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, दोनों का समेशन 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा B1 कितना आया था हमारा, डेल्टा B1 डाउनवर्ड में कितना आया था WL4/8EI, डेल्टा B2 अपवर्ड में कितना आया था RBL3/3EI, माइनस में लिया था क्योंकि वो कैसे जा रहा था, अपोजिट साइन में जा रहा था। तो डेल्टा B1 को अगर मैं बोलूं कि ये हो जाएगा WL4/8EI प्लस डेल्टा B2 कितना आया था -RBL3/3EI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब इसी को मैं बोल रहा हूँ कि हमारा ये जो है ये क्या है आपके पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बी पॉइंट पे तो सपोर्ट लगा है, तो चाहे आप कैसी भी लोडिंग लगा दो सपोर्ट कभी नीचे जाएगा क्या, अनयील्डिंग सपोर्ट अगर है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, अल्टीमेटली आपका डिफ्लेक्शन 0 होगा। इसका मतलब दोनों का समेशन कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो अब यहाँ से आप क्या करिए, आपके पास एक इक्वेशन है और आपके पास एक अननोन है, तो आप यहाँ से आप RB को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, RBL3/3EI इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा WL4/8EI। तो अब यहाँ से आप L3 EI कैंसिल हो जाएगा, तो RB आपका अल्टीमेटली जो मिलेगा, RB आपको अल्टीमेटली जो मिलेगा वो कितना आएगा 3WL/8। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर पा रहे थे कि हम नॉर्मल अगर ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता तो हम नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेते, लेकिन सिंस ये हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर था कितने डिग्री से 1, तो हमारा RB क्या हो रहा था रिडंडेंट रिएक्शन था, हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। लेकिन सिंस हमने ये वाला मेथड हमने अप्लाई किया कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, इसके 4 स्टेप हमने अप्लाई किया, तो आप देखिए यहाँ से आप क्या कर पा रहे हो, आपका जो भी रिडंडेंट रिएक्शन था उसको आप फाइंड आउट कर लिए हो विद द हेल्प ऑफ, आपने किसकी हेल्प से किया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के सारे फॉर्मूले से आपने RB की वैल्यू आपने निकाल ली है। क्लियर, तो जो भी हमारा रिडंडेंट रिएक्शन था उसको हमने एनालाइज कर लिया विद द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। क्लियर, नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर बनाएंगे इसका BMD। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको BMD बना के दिखाता हूँ कैसे बनाना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने यहाँ पर RB हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, हमारा जो रिडंडेंट रिएक्शन था हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है। RB कितना है वो 3/8WL। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये दोनों रिएक्शन को भी फाइंड आउट करना है, हमें RAB निकालना है और हमें क्या निकालना है यहाँ पर MAB निकालना है। कैसे करेंगे हम, मेन हमें ये वाला तो हमने निकाल लिया। ठीक, चलिए समेशन Fy इक्वल्स टू 0 बना देते हैं। तो ऊपर जाने वाली फोर्सेस कितनी है RA प्लस RB इक्वल्स टू नीचे आने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, UDL है W, 1 मीटर पे W किलो न्यूटन का है, तो टोटल L मीटर पे कितने का फोर्स लगेगा, W इंटू L का फोर्स लगेगा। ठीक है, RB हमें ऑलरेडी पता है, RB कितना है 3/8WL, ये हमने निकाल लिया था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WL। तो यहाँ से आप RA निकाल लीजिए, RA की वैल्यू WL माइनस 3WL/8, ये हो जाएगा 3WL/8। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3WL/8, तो ये हो जाएगा 5/8WL। क्लियर, तो यहाँ से आपका RA की बात करूँगा मैं, तो RA कितना आ गया आपके पास 5/8WL। क्लियर, हमने रिडंडेंट वाला हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी दो भी हम निकाल लेंगे।
तो आर ए भी आ गया आपके पास, आर ए कितना आ गया 5/8 WL। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, एम ए निकालना है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा देता हूँ मैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इक्वल्स टू 0। कितने फोर्सेस आ रहे हैं, सबसे पहले आर बी को देख लेता हूँ मैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को चलिए नेगेटिव ले लेता हूँ, तो हो जाएगा आर बी इंटू एल प्लस क्लॉकवाइज कितना आ जाएगा, यूडीएल के कारण WL²/2। यूडीएल के कारण यहाँ मोमेंट लूंगा तो सेंटर पे WL की फोर्स इंटू L/2 डिस्टेंस पे मोमेंट। आर ए के कारण कोई ए पे तो कोई मोमेंट जाएगा नहीं। नेक्स्ट कौन सा बचा, एम ए। एंटी क्लॉकवाइज मैंने ऑलरेडी माना हुआ है, तो इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, माइनस एम ए इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ से अगर आप एम ए निकालेंगे तो एम ए कितना आ जाएगा आपके पास, अच्छा पहले आर बी भी निकालना है, तो हो जाएगा WL²/2 माइनस RBL। RB की वैल्यू कितनी है, RB की वैल्यू कितनी आई थी 5WL/8 इंटू L। तो आप यहाँ से करेंगे तो WL²/2 माइनस 5WL²/8। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, WL²/2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, सॉरी यार आर ए है ना, ये कितना है आर बी लिया ना, आर बी कितना है 3/8, आर ए है आपका 5/8, आर बी कितना है आपके पास 3/8। तो यहाँ से WL²/2 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1/4 मतलब ये कितना आ जाएगा WL²/8। एम ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास WL²/8। एम ए कितना आ गया आपके पास WL²/8। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि मैंने ये वाला मेरा रिडंडेंट रिएक्शन था, इसको मैंने मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से मैंने इसको एनालाइज किया, तो यहाँ से मेरा ये वाली चीज़ निकल गई। अब बाकी मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रिडंडेंट निकल गया, तो बाकी मैंने क्या किया, नॉर्मल मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिए। तो मैंने क्या बोला था, एक ही बस होगा जो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड से हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट बाकी के जो दो रिएक्शन थे उसको हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया और हमें दोनों चीज़ यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका एनालाइज वाला पार्ट। एनालाइज वाला पार्ट मतलब जब भी एनालाइज बोला गया आपको, मतलब आपको क्या करना है, उसका क्या बनाना है, नेक्स्ट क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं BMD बनाना है, तो मैंने एक सेक्शन काट लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक सेक्शन मैंने काट लिया। चलिए अब वो सेक्शन का मैं सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन में क्या कर रहा हूँ, उसको एनालाइज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ लेफ्ट वाले पोर्शन को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो रिएक्शन कौन कौन सी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा MA इक्वल्स टू MA कितना है मेरे पास WL²/8 और यहाँ पर ये RA आ जाएगा मतलब 5WL/8। ये मैं डिस्टेंस को बोल दे रहा हूँ, कुछ x डिस्टेंस पे गया सेक्शन काटा हूँ और यहाँ से ये कितना है मेरे पास W, ठीक है। मोमेंट एट x निकालूंगा मैं, ठीक। अगर मैं मोमेंट एट x निकाला तो बताइए क्या क्या मोमेंट आएगा, यहाँ पे निकालना है, इसके लेफ्ट से लेना है। तो लेफ्ट में क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके कारण 5WL/8 इंटू x, इसके कारण मोमेंट हम x पे निकाल रहे हैं, हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया। नेक्स्ट आप इसके कारण निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हो जाएगा कितना WL²/8। क्लियर। नेक्स्ट आप ये वाले को देखिए, तो ये जो फोर्स लगेगी इसके सेंटर पे वो कितने की लगेगी W इंटू एक्स पे, और ये भी कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये भी कैसा रहेगा माइनस। मोमेंट कितना हो जाएगा W इंटू एक्स की फोर्स लगेगी सेंटर पे, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2, तो हो जाएगा WX²/2। mx आ गया आपके पास। तो ये आपके पास इक्वेशन है आ गई, किसी भी x डिस्टेंस पे आपका मोमेंट कितना आ रहा है। हमें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि सबसे मैक्सिमम आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कौन से पॉइंट पे आएगा और कितने का आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट लगा दूंगा मैं, मतलब dmx/dx, ठीक है।
डी एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू मैं क्या कर दूंगा, इक्वल्स टू मैं पुट कर दूंगा 0। तो उस पॉइंट पे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा आपका मैक्सिमम बी एम डी। ये कौन सा चीज़ लगाया मैंने यहाँ पर, कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया मैंने, मैक्सिमा का। ठीक है, अब डेल बाय एम एक्स अपॉन डेल बाय एक्स करेंगे तो इसको अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक कांस्टेंट ही बचेगा सिर्फ, कितना 5WL/8, 5WL/8। सेकंड वाले में x का तो टर्म ही नहीं है तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म पूरा हो जाएगा 0। इसका अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x² का 2x इंटू W/2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में है W/2 कांस्टेंट इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ W इंटू एक्स। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ W इंटू एक्स। इक्वेट किससे करना है इसको, इक्वेट मुझे करना है इसको 0 से। अब यहाँ से आप x की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से हो जाएगा WX इक्वल्स टू 5WL/8, सॉरी x निकालना है मुझे, W कैंसिल हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा 5L/8। कहाँ से ले रहा हूँ मैं, याद रखिएगा कि मैंने x कहाँ से लिया, मैंने लेफ्ट से लिया, आप राइट से मत ले लेना। तो मैंने कहाँ से बोला ये कि मेरा ये लेफ्ट से, या फिर आप बोल सकते हो फ्रॉम A से इतनी डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपको BMD मिलेगा। तो ये वाला मेरा MXX के जो इक्वेशन थी उसमें मैं x की वैल्यू 5L/8 डाल देता हूँ तो मेरे को मैक्सिमम में मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5WL/8 इंटू x की जगह पे मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ मैं 5L/8, ठीक है, माइनस WL²/8 माइनस WL²/8 माइनस W, अगेन x की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 5L/8 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर कितना आ रहा है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू चेक करना इतनी आ रही है क्या, 9WL² अपॉन 128। इसकी वैल्यू चेक करिए आपके पास इतनी इसकी वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो ये आप मेरे पास क्या हो गया, मैक्सिमम मेरे पास बेंडिंग मोमेंट भी आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसका BMD बनाऊं, अगर मैं इसका BMD बनाऊं यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहां पर बनाते हैं हम, तो ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है। A से B की मैंने स्पैन बना दी, कितनी टोटल L है। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले A पे एक मोमेंट लगा हुआ है MA, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब नेगेटिव जा रहा है, कितना WL² अपॉन 8, नेगेटिव जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे पे, कितने का आएगा ये आ जाएगा WL² अपॉन 8 पे आएगा, ठीक है। और आपको एक और चीज़ पता चली थी कि जब x इक्वल्स टू 5L/8 होगा तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, कितने का, इतने का, ठीक है। और वो मैं कहाँ बताया था, A से आप कितने डिस्टेंस जा रहे हैं, आप A से अगर आप 5L/8 डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको 5L/8 से 1/2 से ज्यादा होगा और आगे आएगा, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, मतलब उस पॉइंट पे क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहां से अब आप लोडिंग देखिए, लोडिंग कैसी थी हमारी, यूडीएल थी। तो यूडीएल में अगर आप एसएफडी बनाएंगे तो वो कैसे मूव करता है, लीनियर, लेकिन अगर आप बीएमडी बनाओगे तो कैसा मूव करेगा, वो पैराबोलिक मूव करेगा। तो यहां से ये जो चीज है कैसे मूव करेगी, सिंस हमारा पूरे स्पैन में यूडीएल है तो हमारी ये ऐसे मूव करेगी। ये वाले पॉइंट पे आपको व्हेन x इक्वल्स टू 5L/8 होगा, उस पॉइंट पे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, कितने का, 9WL²/8 अपॉन 128 का, 9WL² अपॉन 128 का आपको यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली स्पैन मेरी कितनी हो गई है, 5L/8। अगर आपको पता करना है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है
इस पॉइंट पे कितना होगा। तो सिंस आप देख रहे हो कि ये कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो mx की वैल्यू कितनी हो रही है 0। तो आप क्या कर देना, डायरेक्ट ये जो mx का जो इक्वेशन है इक्वल्स टू क्या कर देना, उसको आप 0 पुट कर देना और वहां से आप x की वैल्यू निकाल देना, तो आपको यहाँ से ये वाली डिस्टेंस भी मिल जाएगी। ठीक है, आप mx का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन को आप किससे पुट करेंगे, आप 0 से पुट करेंगे, तो आपको जिस पॉइंट पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल रहा है उस पॉइंट पे भी आपको डिस्टेंस वहां से मिल जाएगी। तो अप्रोच समझ में आया आपको। हमने क्या किया, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में हमने क्या किया था कि हमें तो सबसे पहले समझ में आया था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है मतलब आपके तीनों रिएक्शन आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसी कारण हमने क्या किया था, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने यहाँ पर जो भी रिडंडेंट रिएक्शन उसको हमने फाइंड आउट कर लिया था। फिर वहां से हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हम बाकी 2 रिएक्शन भी हमने फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद आपको बीएमडी बनाना तो आता ही होगा। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ से बीएमडी का हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो हमारा बीएमडी हमारा बन गया। तो यहाँ पर मेन मुद्दे की बात क्या थी, आपको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले में आपको क्या बनाना है, डीएस निकालना है। सेकेंड में क्या बनाना है कि जिसको भी आपने रिडंडेंट माना है उसको आप हटा दो और लोड के कारण जो भी डिफ्लेक्शन डायग्राम आ रहा है वहां से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो। थर्ड स्टेप में आप लोड को हटा दो, रिडंडेंट रिएक्शन को लगा के जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको आप कैलकुलेट करो। फोर्थ स्टेप में आपको क्या कर बताया था मैंने, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बताया था। उस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के कारण आपको जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन मिलता है वहां से आप जो भी आपने रिडंडेंट रिएक्शन आपने माने इक्वेशन माने हुए रिएक्शन माने हुए उसको आप तुरंत का तुरंत आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके पहले मैंने प्रॉप्ड कैंटिलीवर लिया था, इस बार मैं फिक्स्ड बीम ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी टेढ़ा बनाता हूँ क्या मैं डायग्राम। चलिए ये मेरा ए से बी है, लोडिंग चलिए यूडीएल लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, इसमें जो भी आप रिडंडेंट रिएक्शन ले रहे हो उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो रिएक्शन इसमें कितनी कितनी आ जाएगी, इसमें 3 आएंगी कि 2 आएंगी ये बता दीजिए। इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बीम है, इसमें वर्टिकल लोडिंग है और इसमें दोनों जो सपोर्ट्स हैं वो दोनों सेम लेवल पे हैं, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल को कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए स्टेप नंबर 1 में आते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है आपका, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका ds निकालना है। ds i तो आएगा नहीं क्योंकि क्लोज लूप कोई है नहीं, c की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ds e आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, re माइनस e। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, 4। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 2। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ds की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, 2 हो गई है। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कर लो, इसमें 4 में से आप 2 रिएक्शन को आप क्या मान लो, आप रिडंडेंट मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप इसको अप्लाई आप 2 टाइप से कर सकते हो, या तो आप एक साइड वाले को आप क्या कर लो, आप पूरा रिडंडेंट मान लो। मतलब आप किसको आप बोल दो कि RB और MB क्या है मेरे पास, रिडंडेंट है। ठीक है, तो अगर आप रिडंडेंट को अगर आप हटाओगे जब सेकंड वाले में, तो आपके पास RB भी हट जाएगा, MB भी हट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, एक कैंटिलीवर बचेगा। ठीक है, कैंटिलीवर बचेगा जिसमें आप RB के कारण आप डेल्टा निकाल लेना और मोमेंट के कारण आप क्या निकाल लेना, थीटा B निकाल लेना। क्लियर है, तो आप यहाँ पे दोनों चीज निकालेंगे, डेल्टा भी निकालेंगे, थीटा भी निकालेंगे। सेकेंड मेथड क्या बोल सकते हैं अपन, लेकिन सिंस हमने कैंटिलीवर के बारे में हमने बात कर ली है, तो इसी कारण मैं उसको मैं नहीं मान रहा हूँ रिडंडेंट। मैं किसको मान रहा हूँ, मैं दोनों मोमेंट को मैं मान ले रहा हूँ, MA और MB को मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि ये दोनों क्या है, हमारे रिडंडेंट रिएक्शंस है। ठीक है, सिंस हमारे पास ds की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हमें कितने को मानना पड़ेगा, रिडंडेंट। हमारे पास 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडंडेंट रिएक्शंस हो जाएंगे। वो आपकी मर्जी, आप जैसा भी आप मान सकते हो, लेकिन RA और RB को आप नहीं मान सकते हो साथ में, क्योंकि अगर आप RA और RB निकालोगे तो फोर्स जो आपके जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल ही नहीं रहेगा,
कोई ऊपर कोई फोर्स नहीं जा रहा तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो आप दोनों में से किसी को भी एक मान लो, मैं इनको लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कैंटिलीवर को मैंने डिस्कस कर लिया है, तो मैं यहाँ पर अब मैं सिर्फ मोमेंट को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। मोमेंट को मैंने रिडंडेंट मान लिया। अब सिंस यहाँ पर आप देखिए कि मैंने दोनों मोमेंट को मैंने रिडंडेंट माना है, तो डिस्प्लेसमेंट में आप क्या निकालोगे, आप डिफ्लेक्शन निकालोगे कि स्लोप निकालोगे। सिंस यहाँ पर मैंने मोमेंट को यहाँ पर रिडंडेंट माना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पर स्लोप को एनालाइज करेंगे। हर स्टेप में आप किसको एनालाइज करेंगे, स्लोप को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया मेरा, ds की वैल्यू हमने निकाल ली। सेकेंड स्टेप हमारा क्या बोलता है, सेकेंड स्टेप बोलता है रिमूव द रिडंडेंट रिएक्शंस, रिमूव द redundant reactions and find the displacement due to, अगर आपने रिएक्शन को रिमूव कर दिया तो किस कारण आप निकालेंगे, ड्यू टू लोडिंग, ठीक है। चलिए रिमूव करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास यूडीएल है, हमारे पास क्या है, यूडीएल है। दोनों मेरा दोनों ए और बी पॉइंट कैसा है, मेरा फिक्स्ड है। अगर मैं मोमेंट दोनों पॉइंट से हटा दूंगा, सिर्फ मेरे पास रिएक्शन बचेंगे, तो कैसा हो जाएगा, मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से अगर मैं मोमेंट ऐड करूंगा तो यहाँ पर एक ऐसा बन जाएगा, दोनों फिक्स्ड एंड सपोर्ट बन जाएंगे। लेकिन अभी अगर मैं मोमेंट हटा दूंगा तो हमारा स्ट्रक्चर किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने किसको किसको मैंने रिडंडेंट माना है, मैंने एम ए और एम बी को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एम ए और एम बी रिडंडेंट जो थे उनको मैं हटा दे रहा हूँ, और उनके कारण मैं क्या निकालूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट। सिंस दोनों मेरे क्या है, मोमेंट है, तो मोमेंट के कारण हम क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट में हम स्लोप निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं स्लोप। दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा A1, दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा B1, ओके। तो मेरे को बताइए इस केस में थीटा A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा B1। लेकिन मैं इक्वल्स टू लिखता नहीं हूँ क्योंकि दोनों के साइन कैसे हो जाएंगे, हमें साइन के साथ बनाना है, तो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। थीटा A1 कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी होती है इसकी, सिंपली सपोर्टेड में WL3/24EI, कैसा दिख रहा है ये, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ प्लस में। थीटा B1 अगर मैं बात करूँ, थीटा B1 कैसा दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी वैल्यू तो उतनी रहेगी WL3/24EI, लेकिन ये कैसा रहेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलिए स्टेप नंबर 3 में देखते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ। तो 3 में क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 3 क्या बोलते हैं आपको, कि आपको क्या रिमूव करना है, रिमूव द अप्लाइड लोडिंग, ठीक है। यहां पर किसको रिमूव करना है, रिमूव द अप्लाइड लोडिंग एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू redundant reactions, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने उसको हटा दिया, किसको, लोड को हटा दिया, मतलब मेरे पास लोड क्या था, यूडीएल था, मैंने यूडीएल को हटा दिया। अब मुझे रिडंडेंट रिएक्शन लगाने, तो रिडंडेंट रिएक्शन कितने मेरे पास, एम ए भी है और एम बी भी है, दोनों को एक साथ तो मैं लगाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एम ए को पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सबसे पहले एम ए को पुट कर रहा हूं। दिस इज व्हाट, दिस इज एम ए, दिस इज एम ए। मैंने यहां पर इसको पुट किया। इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम मैंने आपको समझाया था कैसे आता है, पूरा एंटायरली क्या है ये, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसलिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया ताकि आपको साथ ही साथ में किसी में मिक्सअप ना करूं। वो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिए अच्छे से, मैंने पहले बोला था उसके अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको याद नहीं होता है तो पेपर में पहले लिखिए, ठीक है, उसका प्रॉपर टेबल बनाइए, उसको अपने डेस्क में चिपका दीजिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और उसको प्रॉपर आप देखते देखते उसको सारी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप एकदम
मुंह ज़बानी याद कर लीजिए उसको एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज थीटा A2 मैं बोल देता हूँ इसको, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा B2 बोल देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर बताइए थीटा A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के टेबल से बताइए थीटा A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, ध्यान रखिए। तो ये हो जाता है MAL अपॉन 3EI। कैसा ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। थीटा B2 की अगर मैं बात करूंगा तो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो ये हो जाएगा MAL अपॉन 6EI हो जाएगा, ठीक है। जो क्लोज वाला होता है वो ज़्यादा थीटा जनरेट करेगा, दूर वाला होगा वो कम जनरेट करेगा। क्लियर? तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, तो अभी तो मैंने सिर्फ MA को लगाया, नेक्स्ट अब मैं किसको लगाऊंगा, मैं MB को लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस केस में मैं यहाँ पर अब किसको पुट करूंगा, रिडंडेंट रिएक्शन में MB को पुट करूंगा। क्लियर? तो इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम कैसे आएगा, इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम ऐसे आएगा, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। ये क्या है आपके पास, थीटा B3 है एंड दिस इज व्हाट, थीटा A3। चलिए बताइए वैल्यूज कितनी आएगी थीटा A3 की, ये हो जाएगा MBL अपॉन 6EI। कैसा ये, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा B3 बताएंगे आप, थीटा B3 कितना हो जाएगा, MBL अपॉन 3EI। क्लियर? वो कैसा है, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या निकाला, पहले स्टेप में हमने क्या निकाला है, DS की वैल्यू कितनी थी 2। तो मैंने दो रिडंडेंट माना है, किसको किसको, MA और MB को। स्टेप नंबर 2 में मैंने बोला रिडंडेंट रिएक्शन को हटा दो, लोड अप्लाई करो और उसके कारण डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंस यहाँ पर आपने मोमेंट को माना है यहाँ पर रिडंडेंट, तो मोमेंट के कारण आप सिर्फ किसको आप देखेंगे, आप सिर्फ किसको देखेंगे, आप स्लोप्स को देखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ किसको देखेंगे, स्लोप को देखेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने RB को हमने रिडंडेंट लिया था, मतलब वो क्या थी, फोर्स, इसलिए उसमें हम क्या करते थे, हम डिफ्लेक्शन को हम एनालाइज करते थे। यहाँ पर हम किसको एनालाइज करेंगे, सिर्फ स्लोप को। थर्ड स्टेप में बोल रहे हैं कि आप लोड को रिमूव कर दीजिए, मतलब यूडीएल को आप हटा दीजिए और आप रिडंडेंट रिएक्शन को लगाइए। तो यहाँ पे सिंस दो रिडंडेंट रिएक्शन थे, तो सबसे पहले मैंने पहले वाले को लगाया MA को, दोनों स्लोप निकाल दिया, फिर उसके बाद मैंने MB को निकाला, फिर अगेन मैंने स्लोप निकाल दिए, ठीक है। चलिए अब फोर्थ स्टेप में क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेप इज ऑब्टेन द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ऑब्टेन व्हाट, ऑब्टेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बनेगा, चलिए क्वेश्चन में देखिए कि आपके पास A और B सपोर्ट कैसे दिख रहे हैं आपको, सपोर्ट कैसे, A और B में फिक्स सपोर्ट है। मेरे को बताइए अगर आपके पास फिक्स सपोर्ट है तो उसमें कभी भी रोटेशन आएगा क्या, फिक्स सपोर्ट में कभी भी आपको थीटा मिलता है क्या, नहीं। मतलब सिंस आपके पास A और B कैसे हैं, सिंस A and B आर फिक्स्ड सपोर्ट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा A इक्वल्स टू 0, ऑल्सो थीटा B इक्वल्स टू 0। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलते हैं आपको, कि थीटा A भी 0 होगा और थीटा B भी क्या हो जाएगा, 0। यही क्या आपके कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। अब मैं थीटा A इक्वल्स टू अगर मैं 0 बोल रहा हूँ, थीटा A इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूँ, मतलब थीटा A1 प्लस थीटा A2 प्लस थीटा A3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए थीटा A1 कितना है आपके पास, थीटा A1 की वैल्यू WL क्यूब अपॉन 24 EI। थीटा A2 कितना है, MAL अपॉन 3 EI। ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस कारण मैं इसको क्या ले रहा हूँ, मैं माइनस ले रहा हूँ। थीटा A3 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, MBL अपॉन 6 EI। तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको भी मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस। लेकिन फर्स्ट वाला A1 जो है वो कैसा है आपका, क्लॉकवाइज है, इस कारण उसको मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस। तो थीटा A1 कितना आया था, WL क्यूब अपॉन 24 EI। थीटा A2 कैसा है मेरा, नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कितना आ रहा है, MAL अपॉन 3 EI। थीटा A3 कितना आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगेन, MBL अपॉन
6EI इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ से थीटा बी इक्वल्स टू, अगर मैं 0 की बात करूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, थीटा B1 प्लस थीटा B2 प्लस थीटा B3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। बताइए थीटा B1 कितने आपके पास, WL3/24EI, लेकिन ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। थीटा B2 कैसा है, MAL/6EI, लेकिन ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कैसा है आपके पास, क्लॉकवाइज है, तो MBL/3EI, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्स्ट वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो वैल्यू कितनी है, -WL3/24EI। थीटा B2 की वैल्यू कितनी है, MAL, प्लस में क्लॉकवाइज है तो MAL/6EI, MAL/6EI प्लस MBL/3EI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो रिडंडेंट रिएक्शन थे, कौन कौन से, MA और MB। कितने रिएक्शन थे आपके पास, कितने मूवमेंट थे आपके पास, MA और MB। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन 2। आपके पास दो इक्वेशन है और आपके पास टोटल अननोन कितने हैं, 2 अननोन है। तो आपके पास 2 इक्वेशंस, 2 अननोन, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। MA और MB आप निकाल लेंगे, इसको आप प्लीज़ सॉल्व करिए। आपको MA इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी WL²/12। इसको आप कैल्शियम पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू EI और L वगैरह तो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें EI भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा तो आपका MA इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, WL²/12। समझ में आया अप्रोच कैसे करना है। टोटल 4 स्टेप है, आपको चारों स्टेप करने हैं जब भी आपको कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का के मेथड से, आपको जब भी आप इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। और भी टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। अगर मुझे लगेगा कमेंट करिए, अगर आपको लगेगा कि और क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे गेट एकेडमी प्लस को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं और क्वेश्चंस भी आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।